हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में खुशामदीद। और आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पाकिस्तान पेनल कोड के मुतालिक। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पेनल कोड के मुतालिक बाकायदा वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम सेक्शन 1 से लेकर लास्ट सेक्शन 511 तक बात करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं। आपके साथ सबसे पहले मैंने इंडेक्स शेयर किए, उसके बाद चैप्टर 1, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं इजीली। आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करता चलूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और उसके अलावा ये वीडियोस आप प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि मेरे वीडियोस बनाने का मकसद पूरा हो जाए। और जो एलएलपी या एलएलएम के स्टूडेंट या जो प्रैक्टिस में हमारे वकला साहिबान हैं, उनको अगर एलएलबी के सब्जेक्ट्स जिसमें पाकिस्तान पेनल कोड या दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, अगर वो समझ में नहीं आए हुए, तो उनके लिए आसानी हो जाए और उनकी ये क्लियरेंस हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे जैसे हमेशा कहता हूँ कि वीडियो स्टार्ट से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, आपको पूरी वीडियो सीरीज़ समझ में आ जाएगी। सेक्शन 1 से स्टार्ट करें आप, या फिर आप अपने मकसद का जो सेक्शन है उसको आप समझने की कोशिश करें। उसके अलावा आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। सजेशन में आप मुझे बता सकते हैं कि वीडियो को और बेहतर, या अगर कोई सवाल आपको या कोई सेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको हम क्लियर किस तरह से कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 2 से स्टार्टिंग लेते हैं। जर्नल एक्सप्लेनेशंस, आम वजाहतें। चैप्टर 2 आम वजाहतें पाकिस्तान पेनल कोड की। सेक्शन 6 डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। इस कानून में, कोड में, जो कि पाकिस्तान पेनल कोड है, इसमें जो सब्जेक्ट है, जो बताए गए सेक्शंस हैं या जो मकसद है, वो बिल्कुल इस तरह से ही होगा, सवाए इसके कि उसका कोई मकसद तब्दील नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं आ जाती। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, इसी कोड की हर डेफिनेशन, हर वजाहत जो कि जुर्म की बताई गई है, एवरी पेनल प्रोविजन, हर प्रोविजन जो बताया गया है पेनल का, एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन आर penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled Journal Exceptions। जर्नल एक्सेप्शन के चैप्टर 2 में जो सब कुछ बताया जा रहा है, जो वजाहतें दी जा रही हैं, वो इस तरह से ही पढ़ी, समझी या इस्तेमाल की जाएंगी जो कि यहाँ बयान की गई है। दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, जो वजाहतें बयान की गई हैं वो बार बार रिपीट नहीं हो रही। पेनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन, जो कि पेनल प्रोविजन या इलस्ट्रेशन वजाहतों में आ रही हैं, तो उनकी जो अगर एक मरतबा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो वो एक जैसी नहीं रहती। अब मिसाल के तौर पर मेन या नंबर का आप एक मिसाल ले लें कि नंबर जो यहाँ बयान किया गया है डेफिनेशंस में, तो ये अगर जब एक सेक्शन में नंबर आता है 9, सेक्शन 9 में, उसके बाद फिर सेक्शन 19 में आता है नंबर, तो दोनों जो सेक्शंस है उनकी अलहदा माने या मतलब होगा, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, इलस्ट्रेशंस भी बयान की गई हैं इसी सेक्शन 6 की। और अब बाकायदा एक स्टार्ट हो रही है सेक्शन बाय सेक्शन, जिसमें हम मुकम्मल तौर पर समझने जा रहे हैं कि जो डेफिनेशंस बयान की गई हैं वो किस तरह से होंगी। Therefore, the case falls within the genera exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do so। कि इस तरह का कोई भी जुर्म नहीं है जो कि अगर कानून के मुताबिक कोई पाबंद है करने का और वो करता है तो वो जुर्म नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर एक सफाई वाले का काम है रोड की सफाई करना, जो कि केएमसी की, कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मुलाजिम है। तो दौरान सफाई अगर वो किसी भी किस्म की झाड़ू लगाता है या सफाई करता है, रोड को साफ करता है, और रोड साफ होने की सूरत में अगर फिसलन हो जाती है तो उसका ये जुर्म नहीं होगा। हाँ, बशमूलियत इसके कि उसकी लापरवाही हो, या इसके अलावा कि अगर कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर, जो कि सिंध गवर्नमेंट का अगर कोई मुलाजिम एम्बुलेंस लेके जा रहा है
और किसी मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना है और वो तेजी से जा रहा है तो वो जुर्म नहीं है, सवाए इसके कि वो लापरवाही करे और किसी को जानी या माली नुकसान पहुंचाए। सेक्शन 7, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड मतलब कि अगर कोई एक मतलब निकाला जाता है एक बात का तो वो दोबारा तब्दील नहीं होता। Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanations। कि अगर एक मर्तबा कोई चीज़ या कोई कानून बयान किया गया है, सेक्शन बयान किया गया है, कोई अल्फाज निकाले गए हैं तो वो एक ही मर्तबा में इस्तेमाल होंगे और उसका फिर मकसद बाद में चेंज नहीं होगा, वरना फिर वो इस्टोपल हो जाएगा। इस्टोपल मतलब डबल बयानी, दोहरा मयार। तो इसी सेक्शन 7 के तहत अगर किसी एक मर्तबा पुलिस ने ये बयान दे दिया मिसाल के तौर पर कि उसने मुकाबला किया डाकुओं के साथ, तो फिर वो बाद में तब्दील नहीं हो सकता। बाद में वो ये नहीं कह सकते कि पुलिस की एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें शूटिंग के दौरान पुलिस मुकाबला हो गया या लोगों को जख्मी किया या कोई और मामला। उसके अलावा अगर दूसरी एग्जाम्पल हम बयान करें तो अगर कोई मेडिकल डॉक्टर कह रहा हो कि ऑपरेशन के दौरान या मरीज को बचाने के दौरान उसने बाय मिस्टेक कैंची चला दी, तो बाद में वो ये नहीं कह सकता कि उसने गुड फेथ में कैंची चलाई। या एक मर्तबा किसी ने कोई भी एक एक्सप्रेशन बयान किया जो कि मकसद उसका वाज़ेह हो जाने के बाद तब्दील नहीं हो सकता। ये क्रिमिनल केसेस जो हमारे यहाँ एक प्रोसीजर होता है, ट्रायल कंडक्ट किया जाता है, उसमें इस सेक्शन की इंतहाई अहमियत है, जिसमें ये जो सेक्शंस बयान किए गए हैं कि जो सेक्शन बाय सेक्शन नीचे हम बयान करते जा रहे हैं, इसमें एक मर्तबा अगर कोई एक्सप्लेनेशन हो गई, एक्सप्रेशन हो गई, बयान हो गया तो वो फिर बाद में चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको इससे मुतालिक मजीद एग्जाम्पल्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताइएगा और दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सेक्शन 8, जेंडर मतलब जिन्स। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। द प्रोनाउन ही जो एक ग्रामेटिकली लफ्ज है ही, या इसके जो दूसरे अल्फाज या मकासद होंगे किसी भी शख्स के लिए, तो उसकी माना होगी कि मर्द या औरत, मेल और फीमेल। ही के माने होंगे कि मेल या फीमेल। सेक्शन 9, नंबर। अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, जब तक कोई मुतसादिम नहीं होता जो कि बयान किया गया है अल्फाज में। वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर। अगर कोई एक सिंगल लफ्ज है तो उसके माना डबल डिजिट में भी काउंट हो सकती है या डबल नंबर भी हो सकता है। एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर, के सिंगल नंबर भी हो सकता है। अगर आपको ये सिंपल एक सेक्शंस हैं, इनके मुतालिक अगर आपको एग्जाम्पल से या रहनुमाई चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। बढ़ते हैं आगे सेक्शन 10 की जानिब। मेन, वोमेन, मर्द, औरत। द वर्ड मेन डिनोट्स अ मेल बीइंग, ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। जो लफ्ज मेन मतलब मर्द बयान किया गया है, ये किसी भी मर्द के लिए इस्तेमाल होगा चाहे उसकी कोई भी उम्र हो। द वर्ड्स वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। वुमेन के माने होंगे कि कोई औरत चाहे वो किसी भी उम्र की हो। सेक्शन 11, पर्सन। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पर्सन मतलब शख्सियत के माना होंगे कि कोई भी कंपनी और एसोसिएशन या मजमुआ ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ पर्सन्स, चाहे वो एक हो या उससे ज्यादा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो आपस में जुड़े हुए हों या ना जुड़े हुए हों। अब यहाँ पर इस अल्फाज की अगर आपको मीनिंग या एग्जाम्पल्स चाहिए ज़्यादा क्लियरेंस में, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ और आपके साथ आगे बढ़ता चलना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी किस्म की कंफ्यूजन आपके लिए आप समझते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।
पब्लिक, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। पब्लिक मतलब आवाम के माने हैं कि किसी भी किस्म के आवाम और एनी कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी। अब पब्लिक के माना मतलब कि यही होंगे कि कोई भी जो अगर पाकिस्तान में रहने वाले शहरी हैं तो वो पब्लिक ही कहलवाएंगे, या कोई भी कम्युनिटी। अब कम्युनिटी कोई भी हो, ज़ात या कोई कबीला, तो उसको पब्लिक कहा जा सकता है, या कोई कम्युनिटी अगर आपस में बना लेते हैं तो उसके माना पब्लिक ही होंगे। सेक्शन 13 डेफिनेशन ऑफ क्वीन, ओमिटेड रिपील्ड। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन क्वीन की क्यों है और ये फिर बाद में किस तरह से ख़त्म हुई, तो इसकी जो वजाहत है वो कुछ इस तरह से होगी कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर बादशाहत और बादशाहत में बादशाह और शहजादी जो क्वीन रानी थी उनकी सरपरस्ती थी, क्योंकि तब पाकिस्तान नया आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान का कोई कानून वजूद में नहीं था। तो पाकिस्तान पेनल को एडॉप्ट किया गया था, उसमें डेफिनेशन क्वीन या रानी या बादशाह के वजाहत दी गई थी कि वो इसकी निगहबानी करेंगे, जो हुक्मरानी होगी या कानून अगर नाफिज होगा तो उसमें क्वीन की अहमियत होगी या क्वीन उसकी सुपरदारी करेगी। क्योंकि उस वक्त एक आइन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी मौजूद नहीं था, तो इस वजह से मजबूरन हमें एडॉप्ट करना पड़ा था। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब तक इन्होंने अपने कवानीन या आइन नहीं बनाया तब तक ये बरतानिया की बादशाहत के मातहत ही थे। फिर बाद में जब 1965 में 1961 में एक बाकायदा अमेंडमेंट की गई और फिर इनको ख़त्म किया गया, क्योंकि तब तक वज़ीर आज़म और सदर ममलकत के ओहदे जो सरबराह ममलकत थे पाकिस्तान के, वो उसका इंट्रोडक्शन हो चुका था। मतलब फिर वो बाद में सरबराह हो गए रियासत के और कानून के मातहत आ गए थे। सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ द स्टेट, सर्वेंट ऑफ द स्टेट मतलब रियासत का खिदमतगार। The words servant of the state denote all officers or servants continued, appointed or employed in Pakistan by or under the authority of the federal government or any provincial of government। रियासत के खिदमतगार के माने होंगे कि वो सारे मुलाजमीन जो कि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान या वफाकी या सूबाई हुकूमत के अंडर काम कर रहे हैं, तो वो सर्वेंट्स मतलब खिदमतगार कहलवाए जाएंगे। यहाँ पर मैं इस सेक्शन को थोड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आपको पता होगा या आप इस सिलसिले में रिसर्च करें कि हमारे यहाँ जो सरकारी अफसरान होते हैं वो खुद को मालिक समझते हैं, या पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होते हैं वो खुद को मालिक समझते हैं। हालांकि इस तरह के बिल्कुल भी माने नहीं है। सरकारी मुलाजिम के माना है कि खिदमतगार, उसका काम है कि रियासत की खिदमत करे, आम आवाम पब्लिक की खिदमत करे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो एक माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि फ़िरौन बने हुए हैं, क्योंकि वो खुद को खिदमतगार नहीं सरबराह समझते हैं। अगर हमारे इलाके का कोई MPA MNA या कोई SHO या कोई भी शख्स हो, किसी भी ओहदे पर विराजमान हो, चाहे वो जस्टिस जुडिशल मजिस्ट्रेट हो या नायब कासिद हो या कोई भी किसी भी इदारे का, तो वो खुद को मालिक समझता है। कस्टम्स के हो गए, FBR के हो गए, या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हो गए, तो वो रियासत के मुलाजिम हैं, लेकिन वो खुद को मालिक समझते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बयान करता है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर शहरी रियासत के सामने बराबर है। स्पेशल प्रोटोकॉल अगर किसी खास अफसर या किसी इदारे को मिलना चाहिए तो ये अलहदा बात होगी, वरना सब बराबर हैं। और यहाँ पर इसकी मज़ीद तक़वियत मिलती है कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट, अगर कोई डिप्टी कमिश्नर, आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आप इजीली असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर या किसी भी ओहदेदार से आप बआसानी मिल सकते हैं। अगर वो नहीं मिल रहा या स्पेशल प्रोटोकॉल अपना रहा है, आपके खिलाफ जुल्म कर रहा है, तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और सेक्शन 15 आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिपील ख़त्म हो चुका है। सेक्शन 16 डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ख़त्म हो चुका है।
सेक्शन 17 गवर्नमेंट हुकूमत। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन आर पर्सन्स अथोराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ। हुकूमत के माना होंगे कि जो शख्स या सरबराहान मुकर्रर किए जाएं या जो खिदमतगार मुकर्रर किए जाएं कानून के मुताबिक कि वो अमल करवाएं हुकूमत की पॉलिसियों की या रियासत की पॉलिसियों को पाकिस्तान या किसी भी हिस्से में, तो उसको हुकूमत कहा जाएगा। डेफिनेशन बताई गई है ऑफ प्रेसिडेंसी, सेक्शन 18 में ये भी ख़त्म किया है। सेक्शन 19 जज। अब आते हैं जज, जो कि मेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है अदालत का। The word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give any legal proceeding, civil or criminal, definitive judgment or a judgment which if not appealed against। जज के माना है कि हर वो शख्स अगर जो कि सरकारी तौर पर मुकर्रर किया जाता है जज के तौर पर, उसकी ये जिम्मेदारी है जो कि कानून के तहत उसको सौंपी गई है कि वो कानूनी मुकदमात चलाए, लीगल प्रोसीडिंग्स, सिविल और क्रिमिनल, जो कि सिविल या क्रिमिनल मुकदमात हों तो उसमें फैसला सुनाए, चाहे वो कोई भी फैसला हो, जब तक कि उसके खिलाफ अपील दाखिल नहीं की जाती। बी डेफिनेटिव आर अ जजमेंट विच इफ कंफर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव आर हु इज one of body of persons which body of persons is empowered by law to give such judgment। कि कोई फैसला सुनाए जो कि बरकरार रहता है या जिसको बरकरार रखा जाता है किसी भी अथॉरिटी की जानिब से, तो उसको जज कहा जाएगा। अब मुख्तलिफ सेक्शंस, मुख्तलिफ कानून में मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं जज के मुतालिक। जैसे पाकिस्तान पेनल कोड में बताया गया है कि अगर कोई भी शख्स जिसको मुकर्रर किया जाता है सरकारी तौर पर कि वो फैसला सुनाए और जजमेंट दे, तो वो जज होगा। सिविल प्रोसीजर कोड में जज के माना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जज के अलग माने दी गई हैं और जो ईस्टा कोड है उसमें फिर अलग बताई गई हैं जज के डेफिनेशंस। लेकिन मकसद सबका एक ही निकलता है कि वो मुकदमात की सुनवाई करे और फैसला सुनाए। बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 20। सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस, अदालत जो इंसाफ करे या इंसाफ की अदालत। द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। इंसाफ की अदालत उसे कहा जाएगा जिसमें एक जज मुकर्रर किया गया हो कानून के मुताबिक, वो जो जुडिशल मुकदमाते हैं या जजेस के साथ मिलकर कानून के तहत जो मुकदमाते हैं उनको उनकी सुनवाई करे या उसमें जुडिशली एक्ट करे, तो उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब इंसाफ की अदालत बयान किया गया है और इसके माना भी वो अदालत के जहाँ पर इंसाफ मिलता हो या इंसाफ मिले, तो ये सिंपल डेफिनेशन होनी चाहिए। लेकिन इसके बजाय यहाँ पर बकवास की गई है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस के माने हैं कि जज। आपने जज की डेफिनेशन ऊपर जब बताई है तो आपने कोर्ट ऑफ जस्टिस को फिर यहाँ पर एक अलहदा सेंस, एक अलहदा मकसद में बयान करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप जज की डेफिनेशन देते थे। क्योंकि हमारे यहाँ नाअहल कुछ सियासतदान या जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर हैं, कानूनदान, जो कि रिसर्च बिल्कुल भी नहीं करते और फिर वो एक ऐसी है उसी तरीके से शॉप देते हैं जिस तरह से उनको क्योंकि खुद का अकल नहीं होता, निसार खोरों की तरह, जो एक नाअहल जाहिल, एक बदतमीज, जो अगर कोई कानूनदान हो, लेजिस्लेटिव हो, जिसको बिल्कुल भी पता नहीं हो कि कानून साजी किस तरह से करनी हो और सिर्फ ड्रामेबाजी से काम करे, तो उस सूरत में ये इस तरह से ही होता है। अच्छा, मेरा यहाँ पर जो मैं नाम लिया है निसार खोड़ो, चूँकि वो अभी सेनेटर हैं, तो मैं उनको एज ए सेनेटर के तौर पर तनकीद कर रहा हूँ और मेरा उनसे कोई भी ज़ाती ताल्लुक़ या ज़ाती वास्ता या ज़ाती तौर पर मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमारे
कानूनदान है, तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए हमारे जो कानून साजी है उसमें बेहतर से बेहतरीन किरदार अदा करें। मैंने बज़ाते खुद निसार खोड़ो को तजावीज़ दी थी कि आप सर प्लीज़ सेनेट में भी हैं और नेशनल असेंबली में भी आपकी सुनी जाएगी, तो आप एक बिल लाएं जिसमें आप पीपीसी, सीपीसी, क्यूएसओ या जो दूसरे दीगर कवानीन हैं उनमें आप अमेंडमेंट लाएं और बेहतर से बेहतरीन कानून साजी करें। हमें गुस्सा तब आता है जब इस तरह के जाहिल और नाकारा कानून बनाने वाले हमारे इदारों में पहुंच जाते हैं, तो फिर हमें अफसोस और गुस्सा होता है, जिसके बुनियाद पर हम इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। और ये मेरी जो तनकीद अभी कर रहा हूँ ये पॉजिटिव है और बिल्कुल भी उनकी किरदार कशी मेरा मकसद नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे सेक्शन 21 की जानिब। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि निसार खोड़ो तो एक शख्स है या एक है, उसके अलावा भी हमारे यहाँ 342 MNAs बैठते हैं। उसके अलावा सिंध असेंबली में 168 MPAs बैठते हैं, वजीर आला होता है। और उसके अलावा सेनेट में 104 जो हमारे सेनेटर्स बैठते हैं। तो मुझे अफसोस है कि कोई भी इनमें से इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा। खास करके हमारे जो मैं एक तनकीद का निशाना बनाना चाहूँगा, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कि हमारे जो सिंध के MNAs हैं या MPAs हैं उन्होंने कोई भी इस तरह की कानून साजी नहीं की जो कि हमारे काम में आ जाए या बेहतर से बेहतरीन कानून साजी हो जिसकी हम मिसाल देकर वीडियोस बनाएं और उन पर रिसर्च करें। तो बहरहाल बढ़ते हैं आगे। और ये अफसोस का इजहार था और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जिसका मैंने आपके सामने किया, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है तो लोग डरते हैं, लेकिन मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर यकीन रखता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे और सेक्शन 21 के मुतालिक बात करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट। The words public servant denotes a person falling under any of the descriptions hereafter following namely पब्लिक सर्वेंट जो हुकूमत के जो अवाम के खिदमतगार हैं उनके माना इस तरह से होगी कि कोई भी शख्स जो नीचे बयान किया जा रहा है कि फर्स्ट रिपील किया गया है, ख़त्म किया गया है, और सेकंड एवरी कमीशन ऑफिसर इन मिलिट्री, फौज में हर कमीशन ऑफिसर, नेवल और एनी एयर ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान वाइल सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि वफाकी या सूबाई हुकूमत की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री के, नेवल के या एयरफोर्स के कमीशन अफसरान हो। एवरी जज, जो हर एक जज है वो पब्लिक सर्वेंट है। फोर्थ, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, हर इंसाफ की अदालत का नुमाइंदा या ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है वो मुकदमा चलाए, इन्वेस्टिगेट करे, रिपोर्ट करे या जो कानूनी तरीक़ेकार हैं, हक़ाइक़ के उनको सामने लाए और उन पर रिसर्च करे, बेसबाजी करे और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे, तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। मैं इसको गहराई में नहीं पढ़ रहा और इसको हम मुख्तसर से बात करते हैं क्योंकि इसमें मुख्तसर बात करने की ज़रूरत है। फिफ्थ, एवरी जूरी मैन, असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, हर जूरी मैन जो कि एक मुकर्रर किया गया है अदालत की जानिब से, मेंबर ऑफ पंचायत हमारे यहाँ कानूनी तौर पर रिकॉग्नाइज्ड थी या अभी भी मौजूद है, इसके मुतालिक हम मज़ीद रिसर्च करेंगे। लेकिन यहाँ बयान किया गया है कि पंचायत जो कि अदालत के इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करने के लिए या पब्लिक सर्वेंट को की खिदमत अंजाम देने के लिए अगर मुकर्रर है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा या पब्लिक सर्वेंट होगा। सिक्स्थ, एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू होम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, कि अगर कोई का आर्बिट्रेशन मतलब कि सुलहनामा या सुलह का या कोई भी इस तरह का किरदार अदा करता है जो कि अदालत की जानिब से उसको भेजा गया है कि उसमें बेहतरीन किरदार अदा करें, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। सेवेंथ, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू टेक प्लेस और एनी अदर पर्सन इन कन्फाइनमेंट, कि कोई भी शख्स जिसको एक अवामी ओहदा दिया जा रहा है कि वो कोई खिदमत अंजाम करे या किसी को कैद रखे, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस या जो दूसरे इदारे होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं।
At every officer of the government whose duty it is such officer to prevent offences, किसी भी किस्म के जुर्म की रोकथाम के लिए इकदाम उठाना पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी या डेफिनेशन में आते हैं, चाहे वो आवाम की सेहत या रास्तों या किसी भी किस्म के जो बेहतर इकदाम करे तो उस जो कि सरकारी तौर पर उसकी ड्यूटी है तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। नाइन्थ, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, कि अगर किसी भी किस्म की सरकारी मालियत उसके कब्जे में दी जाए कि उसकी निगहबानी करे, उसको महफूज बनाए, तो ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में ही आएगा। 10th, every officer whose duty it is such officer to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment, या किसी भी किस्म की अगर उसको जिम्मेदारी दी जाए कि वो टैक्स वसूली करे या प्रॉपर्टी की सर्वे करे, असेसमेंट करे, या विलेज, टाउन या डॉक्यूमेंट जो कागजात उसको दिए गए हैं कि वो अपने पास संभाल कर रखे, ये सारी जो आप इसको अगर रीड करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इजीली रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो को मुख्तसर बनाना चाहता हूं, वरना ये वीडियो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बढ़ जाएगी। 11th, every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral इलेक्शन कमीशन का इदारा भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। ए म्यूनसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, म्यूनसिपल कमिश्नर भी पब्लिक सर्वेंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशंस भी दी गई हैं, इलस्ट्रेशन के अलावा एक्सप्लेनेशन 1 और 2। अब हर वो शख्स जो कि सरकार से पैसे वसूल कर रहा है कोई काम करने, या फिर अगर पैसे वसूल ना भी कर रहा हो, सैलरी या रेम्यूनरेशन या कोई भी उजरत वसूल ना भी कर रहा हो, लेकिन अवामी ओहदा रख रहा है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में होगा। आपको पता होगा कि रमीज राजा जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं सैलरी नहीं लूंगा। अब वो सैलरी नहीं ले रहे, लेकिन वो एक अवामी ओहदा रख रहे हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और रियासत पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के, तो वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। सेक्शन 22, मूवेबल प्रॉपर्टी। The words movable property are intended to include corporeal property of every description except land and thing attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth। हर वो चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, मालियत होगी, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाए, सवाए उसके जो कि ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हो या खुद ज़मीन हो या ज़मीन के साथ बंधी हुई हो, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। रॉन्गफुल गेन, गलत तरीके से या नाजायज तरीके से कोई चीज हासिल करना। रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ विच मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल। अगर कोई कानूनी या सही तरीके से उसको इजाजत नहीं है कि हासिल कर सके, लेकिन वो फवायद हासिल कर रहा है, जैसे करप्शन कर रहा है, करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है, जो कि मैंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जो पिछली वीडियोस में बयान किया है, तो वो बिल्कुल इसी ज़िम्रे में आएगी कि अगर कोई नाजायज़ असासाजात नाजायज़ फ़वाइद हासिल कर रहा है तो वो रॉन्गफुल गेन होगी। रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड, कि अगर कोई गलत तरीके से कोई चीज़ खो रहा है। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी ने रेलवे के जो प्रॉपर्टी है, रेलवे का सामान लोहा हासिल किया है, उसने रॉन्गफुल गेन हासिल किया है। अब उसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर रही है, कब्जे में ले रही है, तो वो रॉन्गफुल लॉस नहीं, रॉन्गफुल लॉस उसका बिल्कुल इस तरह से नहीं होगा कि वो लीगली लूज करने का या हासिल करने का हकदार नहीं है। गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, हासिल करना या खो देना कोई चीज़ गलत तरीके से। अब मिसाल के तौर पर एक यहाँ पर मिसाल देकर मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, फिर अगली वीडियोस में हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो गेनिंग रॉन्गफुली, गेनिंग लूजिंग रॉन्गफुली। अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली, कि अगर कोई चीज़ गलत तरीके से हासिल करता है, एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली, या किसी गलत तरीके से जराए से हासिल करता है। अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज
wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property। कि अगर किसी ने गलत तरीके से कोई चीज़ हासिल की है या खो रहा है तो वो बिल्कुल ही उसका wrongful gain या wrongful loss कहा जाएगा। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और मज़ीद एग्जांपल्स या अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं पर्सनली भी। उसके अलावा आप अगर किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे आपकी सजेशन की अप्रिसिएशन करूंगा, खुशी होगी। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा कि इस वीडियो या सेक्शन में अगर कोई कमी पेशी है तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ तावन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि दूसरों की रहनुमाई और आपके लिए सदका जारिया हो सके। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी कानून पर अमल करने की ताकीद करें। आप अगर कानून पर अमल कर रहे हैं तो समझें कि आप अपनी रियासत के साथ वफादारी कर रहे हैं। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप समझें कि आप रियासत के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि रियासतें हमेशा कवानीन पर चलती हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली एक तस्वीर वायरल हुई है कि या वीडियो वायरल हुई है कि जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कि एक्स आर्मी चीफ हैं, वो यूएई के सिग्नल पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं दूसरी तरफ जाने का। हालांकि अगर वो पाकिस्तान में इस वक्त भी अगर वो पाकिस्तान में मौजूद हों तो उनको स्पेशल वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा, रास्ते बंद हो जाएंगे और उनके जाने का इंतजार किया जाएगा कि उन साहब को रास्ता मिल जाए। ये एक्स आर्मी चीफ ना सिर्फ बाजवा के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी चीफ सेक्रेटरी, कोई भी शख्स या बंदा हो जो कि अगर मुलाजमत रखता है तो उसको स्पेशल प्रोटोकॉल देकर स्पेशल शख्सियत बना दिया जाता है। हालांकि इक्वलिटी ऑफ सिटीजन के मुताबिक सारे शहरी बराबर हैं। और उसके अलावा मैं एक तनकीद करना चाहूँगा कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ होती हैं हमारे यहाँ, मैं किसी एक कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा, तो वो क्या करते हैं कि अगर स्पेशल त्यौहार होता है, उनका कोई ख़ास दिन होता है, तो वो रास्ते बंद करके अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अगर उनका ये जहन आम आवाम के लिए बन जाए तो मेरे ख्याल से फिर इस तरह के जो स्पेशल रास्ते बंद करना, उनको प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपसे इजाज़त तलब करूँगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।